Hello student, let's start our second part. Lesson number 3, Effects of British Rule. Point, Dual Government. Robert Clive in 1765 introduced the dual government system in Bengal. The company undertook the work of revenue collection, whereas the Nawab of Bengal had to maintain law and order. This was known as dual government system. ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम किसे कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में इस ड्यूअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया. एग्जैक्टली ड्यूअल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, तो एक ही जगह पर दो गवर्नमेंट का काम यहाँ पे चलना. मीन्स एक तरफ रेवेन्यू कलेक्शन का काम यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम यहाँ पे बंगाल का नवाब करेगा. तो इसी तरह से जो सिस्टम थी उसे ड्यूअल गवर्नमेंट इस नाम से जानने लगे. लेकिन इस ड्यूअल गवर्नमेंट के कुछ इल इफेक्ट भी हुए. The ill effects of the dual government system could be seen after certain time period. Money in the form of taxes went into the pockets of the company officers, and the monopoly of trade in India was given to East India Company, and hence many trading companies in England invite them. यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन उसका इल इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कई सारे जो पैसे थे ये ब्रिटिश कंपनी मींस जो ऑफिसर्स थे उनके पॉकेट में चले गए. और इसके अलावा जो मोनोपोली यहाँ पे ट्रेडिंग की थी इंडिया की, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी. और इसी वजह से कई सारी ट्रेडिंग कंपनी जो थी इंग्लैंड की, वो उनमें मीन्स उन्हें उनसे जलस क्रिएट हुई. आपको पता है कि वो यहाँ पे देखने लगे, अरे इनके पास इतने राइट्स उन्हें मिल गए हैं, और इसी वजह से वो उनसे जलने लगे. द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंपनी इन इंडिया रिसीव क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड, and British Parliament introduced some important laws to keep control over the company. जब यहाँ पे जो वर्किंग इस ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम से कंपनी का काम चल रहा था, तो इसी तरह से यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को इंट्रोड्यूस किया जो क्या करेंगे, यहाँ पे टोटली कंपनी पर कंट्रोल करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज पार्लियामेंट्रीज लॉ. According to Regulating Act of 1773, the Bengal governor came to be known as the Governor General. 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ उसके जरिए बंगाल में गवर्नर एक न्यू पोस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुई और उसी को गवर्नर जनरल इस नाम से जानने लगे. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ उसके जरिए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ये इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया. ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविंसेस. जब वो गवर्नर जनरल इंडिया का बना तो उसको कई सारे राइट्स मिले, और वो राइट्स थे जो मुंबई एंड मद्रास प्रोविंसेस थे उनकी पॉलिसीज पर कंट्रोल करना. अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स वो सेट अप टू असिस्ट हिम. इसके अलावा 4 मेंबर्स की एक कमिटी भी एस्टेब्लिश हुई जो उसको क्या करेगी, असिस्ट करेगी, उसे हेल्प करेगी. उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ. The act provided for appointment of a permanent board of control for better regulation and management. 1784 में जो पिट्स एक्ट यहाँ पे पास हुआ, इसके जरिए यहाँ पे एक परमानेंट बोर्ड जो टोटली कंपनी के रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट को देखेगा, इसके लिए ये प्रोवाइडेड किया गया. एंड इवन ये जो इम्पॉर्टेंट कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है इंडिया में चल रहे हैं या जो वर्किंग है उस पर क्या करेंगे, वो ध्यान रखेंगे. इन 1813, 1833 एंड 1853 वेयर लॉ वेयर पास बाय द पार्लियामेंट टू मेक सर्टन चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी. 1813, 1833, 1853 में कई सारे न्यू लॉज यहाँ पे पार्लियामेंट में आ गए और उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया, जिसके जरिए कई सारे कंपनी के वर्किंग में चेंजेस भी थे. In this way, there evolved an indirect control of the British government on the administration of East India Company. इसके अलावा ये जो न्यू लॉज यहाँ पे स्टार्ट हुए तो उसके जरिए टोटली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर कौन कंट्रोल करेगा, इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ही. विद द इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश रूल, अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप्ड इन इंडिया. जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस्ड हुए तो उनके जरिए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी डेवलप्ड हुई. सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, police force and judicial system became the main pillar of British administration in India. You may be asked a question for 1 marks. Which are the main pillars of British administration in India? Your answer is civil services,
military, police force and judicial system. So let's introduce about main pillars of British administration in India. First pillar is civil services. First, to strengthen the British rule in India, there was a need of bureaucrats. Lord Cornwallis introduced bureaucracy and civil services became an important part of British government. He restricted the private trade carried out by the company officers and for this purpose he increased their salary. यहाँ पे सिविल सर्विस थ्रू जो ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था, उन्हें यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथन, अपनी पावर को एस्टेब्लिश करना वो चाहते थे और इसकी वजह से यहाँ पे उन्हें एक ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत महसूस हुई और इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्यूरोक्रेसी की इंट्रोडक्शन इंडिया में की. ब्यूरोक्रेसी मीन्स उसको एक वर्ड है नौकरशाही. सिविल सर्विसेज बिकेम अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट मिला. मीन्स कहाँ पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट में. ही रेस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट ट्रेड कैरिड आउट बाय द कंपनी ऑफिसर्स एंड फॉर दिस पर्पज ही इंक्रीज देयर सैलरी. यहाँ पे उन्होंने उनकी सैलरी बढ़ाने का एक रीज़न बताया कि यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रेडिंग यहाँ पे होता है वो यहाँ पे बंद होना चाहिए और इसी वजह से उन्हें लालच दिया और उनकी सैलरी बढ़ाई. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट. जो ब्रिटिशों ने ऑक्यूपाई किया हुआ एरिया था, टेरिटरीज थे, उनको डिवाइडेड किया गया और डिवाइडेड कैसे किया? तो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में. सो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. अभी जो डिवाइडेड किए हुए डिस्ट्रिक्ट थे उस पर ध्यान रखने के लिए एक चीफ को सिलेक्ट किया गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपॉइंटेड किया गया. उसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये क्या मिली? पोज मिली. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, गिविंग जस्टिस, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. अभी ये जो चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था उसका काम क्या था? वो क्या रिस्पॉन्सिबल ठहराता था? मतलब वो अगर कौन सी काम यहाँ पे करेंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी और कौन सी रहेगी, तो वो क्या करेगा? कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, टैक्स को कलेक्ट करना. रिवेन्यू का मीनिंग है टैक्स. टैक्स को कलेक्ट करेगा. इसके अलावा गिविंग जस्टिस मतलब न्याय देने का काम करेगा. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर मतलब पूरे एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट एरिया में शांति और सुव्यवस्था क्रिएट करेगा. तो ये कई सारे वर्क उसके थे. द ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज. अभी यहाँ पे जो ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंटेड किया जाता था वो ऐसे ही नहीं, तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ती थी और इसी तरह से सिविल सर्विसेज की मीन्स ICS की एग्जाम देने के बाद वहाँ पे वो ऑफिसर अपॉइंटेड किया जाता था. नेक्स्ट पिलर इज मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स. The duty of military was to safeguard the British occupied region in India, acquire new territories and break down any revolt against the British in India. अभी जो मिलिट्री की वर्क थी यहाँ पे, मिलिट्री का टास्क यहाँ पे क्या था? तो उनकी ड्यूटी थी जो ब्रिटिशों ने ऑक्यूपाई किया हुआ रीजन था इंडिया का, उसे क्या करना? सेफ गार्ड करना. और अगर यहाँ पे कोई उनके रूल्स को ब्रेक डाउन करता है तो उनके अगेंस्ट आवाज उठाना. तो ये वर्क उनका था. किसका? मिलिट्री का. नेक्स्ट पुलिस फोर्स क्या करेगी? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वॉज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फोर्स. पुलिस फोर्स का वर्क था यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को पूरे कंट्री में मेंटेन करना. नेक्स्ट इज जुडिशियल सिस्टम. The British established a new judicial system in India on the basis of judicial system in England. जो हमारे इंडिया में न्यू जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुई वो किस पर आधारित थी? तो इंग्लैंड की जुडिशियल सिस्टम पर आधारित थी. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट टू सॉल्व द लोकल केसेस. हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेपरेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया ताकि वो लोकल केसेस को सॉल्व करें. For reconsideration of their judgments, a high court was established. और इसके अलावा यहाँ पर अगर लोकल लेवल पर या सिविल या क्रिमिनल कोर्ट पर अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ पे हाई कोर्ट को भी एस्टेब्लिश किया गया. नेक्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. आप सभी को पता है कि लॉ के सामने हर एक मीन्स रिच है या पुअर है, मेन है या वुमन है, उन सभी को इक्वल लॉ के सामने माना जाता है. मतलब उन सभी को यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाता है. सो इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देयर वॉज डिफरेंसेस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म. आप सभी को पता है कि पहले क्या थी? कास्टिज्म थी और उस वक्त ये जो लॉ थे इंडिया के तो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट थे.
वेरियस थे। इसके अलावा जजमेंट किया जाता था वो बेसिस ऑफ कास्टिज्म पर। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले अ कमिटी वाज सेट अप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ। और इसके बाद जो एक कमिटी एस्टेब्लिश्ड हुई, लॉर्ड मैकॉले के अंडर लीडरशिप एक कमिटी सेटअप हुई और उन्होंने क्या क्रिएट किया? टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ। द इंडियन पेनल कोड वॉज एनफोर्स्ड ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विद द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। हम बोलते हैं कि ब्रिटिशों ने कई सारे हमें तकलीफें दी और 150 ईयर्स तक हम उनके अंडर थे। हमें पता है कि उन्होंने हमें बहुत हम पर कई सारे जुल्म किए, लेकिन इसके अलावा कई सारे अच्छे वर्क उनके लिए किए, लेकिन उसका फ़ायदा आज हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लॉर्ड मैकॉले के अंडर एक कमेटी को एस्टैब्लिश किया था। तो उसकी साथ ही साथ जो इंडिया में पेनल कोड को एनफोर्स किया गया ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश रूल जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे उन्होंने पेनल कोड को इंट्रोड्यूस किया, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये प्रिंसिपल ब्रिटिशों का था वो यहाँ पे अभी तक मीन्स हम उसे ही फॉलो करते आ रहे हैं। बट देयर वेर सम डिफेक्ट्स इन इट, देयर वेर सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियंस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या था? तो कई सारे कोड्स सेपरेट थे, डिफरेंट लॉज को यहाँ पे फॉलो किया जाता था एंड न्यू लॉज वेयर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। और जो न्यू लॉ यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुए थे ये कॉमन पीपल को अंडरस्टूड नहीं हो पा रहे थे। लीगल केसेस बिकेम एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी एंड द केसेस रिमेन पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर। जो लीगल केसेस थे यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा पैसे लगने वाले ऐसे केसेस थी, और वो यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी के पास मतलब जो पीपल थे उनके पास उतने पैसे नहीं थे, और इसकी वजह से ये केसेस कई साल तक पेंडिंग रहने लगी। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। इकोनॉमिक सिस्टम पर ब्रिटिश रूल आने के बाद क्या इफेक्ट हुआ हमारे इंडिया के, तो ये पॉइंट से हम जानेंगे। सिंस एंशियंट टाइम्स देयर वेर इन्वेंशन इन इंडिया, many inventors settled in India and were absorbed in the Indian culture. Even though they ruled here, they never made any changes in the basics of Indian economic system. The Britishers were an exceptions. यहाँ पे आप सभी को पता है एंशियन पीरियड से कई सारे इन्वेंशन हमारे इंडिया में हुए, कई सारे इन्वेंटर हमारे इंडिया में सेटल्ड भी हुए और उन्होंने अपनी इंडियन कल्चर को एब्जॉर्ब भी किया। क्योंकि आप सभी को पता है हमारे इंडिया एक डाइवर्सिटी कल्चर का कंट्री कहलाता है, तो कई सारी वैरायटी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो उन कई सारे इन्वेंटर्स ने हमारी इस कल्चर को, इंडियन कल्चर को एब्जॉर्ब भी किया, वहाँ पे अपने रूल्स को भी एस्टेब्लिश किया, जैसे कि पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, इनके भी रूल्स हमारे इंडिया में थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं किए। लेकिन जब ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में आए तब उन्होंने हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में कई सारे चेंजेस लाए। इंग्लैंड वॉज अ मॉडर्न नेशन। इंग्लैंड कैसा था? एक मॉडर्न नेशन था। So, due to the industrial revolution, capitalist economy prevailed. इंग्लैंड एक मॉडर्न नेशन होने की वजह से यहाँ पे उनके यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, उसके अलावा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी थी। सो हेंस दे इंक्लूडेड and economic system in India, which was conducive to economic system in England. Due to this, Britisher gain economic benefit, but India started facing economic exploitation. और इसकी वजह से यहाँ पे ब्रिटिशों ने अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से यहाँ पे अपनी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट हुई और हमारे इंडियंस को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को फेस करना पड़ा, लेकिन उसका फायदा ब्रिटिशर्स को हुआ। उसके बाद है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वाज सेल्फ सफिशिएंट, दो द थ्रू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज द नीड ऑफ द विलेज वेर फुलफिल्ड इन द विलेज इटसेल्फ. Land revenue was the main source of the income of the state. During the pre-British period, revenue was based on the type of cultivated crop. The farmer was exempted from the taxation in the case of loss of crops. Revenue was mainly collected in the form of grains. Even in the case of late payment of tax, the farmer's land was not confiscated. जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी पहले, मीन्स ब्रिटिश हमारे इंडिया में आने से पहले, वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम हमारे इंडिया की सेल्फ सफिशिएंट थी, किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे। यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता था और जो उनकी ज़रूरतें थी वो एग्रीकल्चर थ्रू फुलफिल की जाती थी। लैंड रेवेन्यू ये उनका मेन सोर्स था इनकम का, किसका? स्टेट का। और अगर यहाँ पे
जो लैंड या टैक्स कलेक्ट करने का जो काम था वो कौन सा फार्मर कौन सी टाइप के क्रॉप को कल्टीवेटेड करता था उस पर डिपेंड था। और इसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है, अगर इनकेस यहाँ पे वो अपनी खेती मतलब क्रॉप का लॉस होता है, तो यहाँ पे उनसे किसी भी तरह की मतलब जो लैंड यहाँ पे ली जाती थी तो वो पहले नहीं थी, मतलब उनसे किसी भी तरह से लैंड को लिया नहीं जाता था। तो इस तरह से वो जो मेन मीन्स कभी कभी रिवेन्यू अगर नहीं देना पड़ता, मतलब पैसे नहीं है, तो वो अपने पास जो उगाए हुए क्रॉप्स है उसमें से ग्रेन्स उन्हें दिया करते थे। तो वो पहली ऐसी कंडीशन थी। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में आई तो उस वक्त लैंड रिवेन्यू पॉलिसी कैसी थी? टू इंक्रीज इनकम द ब्रिटिश मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द रिवेन्यू सिस्टम। जब ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने लैंड रिवेन्यू सिस्टम को क्या किया? चेंज किया। लैंड वॉज मेजर्ड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड, द टैक्स वॉज फिक्स्ड। टैक्स कैसे फिक्स किया गया? जिसकी जितनी लैंड है उसका मेजरिंग करने के बाद उसको उतना टैक्स फिक्स किया गया। पेमेंट ऑफ टैक्स वाज मेड कंपलसरी इन द फॉर्म ऑफ कैश। और यहाँ पे जो टैक्स पेमेंट करना है, टैक्स का पेमेंट करना है, वो कैश में कंपलसरी करना है। ऐसे उन्होंने कई सारे न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस किया। इफ द फार्मर फेल टू पे टैक्स इन टाइम देन हिज लैंड वुड बी कॉन्फिस्केटेड। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी फार्मर अपने टैक्स को देने के लिए फेल्ड रहता है, मतलब दे नहीं पाता है, तो उसकी लैंड को यहाँ पे कैप्चर किया जाता था। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विच लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल फार्मर्स। यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी या लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट था, और इसकी वजह से कई सारे फार्मर्स के बीच एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे बढ़ता गया, मतलब डिस्कंटेंट स्प्रेड हुआ। नेक्स्ट वन इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये जो है हम पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक यू।